Hello friends, good afternoon. My name is Dickens Kumar Sinha and I welcome you to Tectonic Ice Academy. Today we are going to study about the post-Mauryan period, which is also known as the early Gupta period. So let's start. हम लोग इसके पहले हम लोग सारा मौर्यन पीरियड हम लोग खत्म कर चुके हैं. गिव मी 1 सेकंड. यस, इसके पहले हम लोग सारा हम लोग मौर्य खत्म कर चुके हैं. उसके बाद मौर्य के बाद कुछ कुछ रूलर आते हैं जो रूल करते हैं. तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे मौर्य में जैसे अशोका का रूल रहता है, तो अशोका जैसे रूल करने के बाद अशोका के बाद कैसे मौर्य डायनेस्टी कमजोर हो जाता है और मौर्य डायनेस्टी कैसे उसका डाउनफॉल होता है. उसका मौर्य डायनेस्टी के टूटने के बाद कैसे छोटे छोटे राजा जो किंग रहते हैं कैसे पूरा इंडिया में रूल करते हैं कौन कौन सी जगह पे. और उसके बाद फर्दर देखेंगे कि इसको सारे लोगों को समेट करके कैसे गुप्ता आता है बाद में, वो देखेंगे. अब गुप्ता के टूटने के बाद फिर कैसे छोटे छोटे उसको जो फ्यूडेटरीज रहते हैं कैसे आते हैं बाद में. तो ध्यान रखिए, स्टोरी ऐसे बढ़ता है. मौर्य एक बहुत बड़ा किंगडम रहता है, अशोका रूल करते रहता है पूरा मौर्य को, पूरा इंडिया को ऑलमोस्ट को मिला लेता है. साउथ को छोड़ दे थोड़ा सा अथवा सा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दे तो पूरा इंडिया को लगभग इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान तक उसका लगभग बाउंड्री रहता है. तो उस समय में मतलब कि एक पूरा इंडिया मतलब एक रूल के अंदर में रहता है, मौर्य के अंदर में. मौर्य जैसे टूटता है अशोका के बाद तो छोटा रूलर आ जाते हैं, कुछ नेटिव रूलर कुछ फॉरेन रूलर, कुछ फॉरेन रूलर आ जाते हैं. इसके बाद क्या होता है कि फिर से सबको समेट करके सबको मिला करके एक डायनेस्टी फिर खड़ा होता है पूरे इंडिया में. उसका नाम रहता है गुप्ता. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता. अब गुप्ता के डाउनफॉल के बाद फिर से छोटा अलग अलग जगह पे उसके जो फ्यूडेटरीज रहते हैं वो रूल करने लग जाते हैं टूटने के बाद. और उसके बाद तो फिर हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है. फिर तो मेडिवल इंटर कर जाएंगे हम लोग. तो अभी देखते हैं जैसे कि अशोका था. तो स्टोरी ऐसा है कि अशोका जब रूल कर रहा था तो अशोका अपना धर्म वगैरह चला रहा था, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया. उसका जितना भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखें कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था. इस कारण से बहुत सारा फैक्टर ऐसा था जिसके कारण से मतलब कि अशोका का जो रूल था उसका डेथ के बाद वो मतलब टूट गया. और अशोका हो गया कि अशोका के टूटने के बाद जो पूरा इंडिया था ना तो उसका बेस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया इंडिया का. अशोका का जो अशोका के मरने के बाद पूरा इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. वेस्ट वाला रीजन को जो रूल कर रहे थे उसका नाम था कुणाल, और ईस्टर्न वाले जो रीजन थे उसको रूल कर रहे थे दशरथ. तो जो वेस्टर्न वाले रीजन था वो ज्यादा वल्नरेबल था. नॉर्थ के तरफ से अटैक हो रहा था ना उस टाइम पे. हमेशा इंडिया में अटैक जो हुआ है जनरली नॉर्थ वेस्ट से ही अटैक हुआ है. तो नॉर्थ वेस्ट से अटैक होने के कारण जो रीजन था वो वल्नरेबल था. तो कुणाल पे इस सीरीज ऑफ अटैक होने के कारण कुणाल का जो रीजन था नॉर्थ वेस्ट वाला जो बेस्ट वाला रीजन जो इंडिया को डिवाइड होने को मिला था वो उस पे से वो उसका कुणाल का मतलब राज खत्म हो गया. तो मौर्य का जो रीजन था 2 पार्ट में जो टूटा था वेस्ट में से उसका रीजन खत्म हो गया, उसका रूल खत्म हो गया. अब जो ईस्ट जहां दशरथ रूल कर रहे थे वो रूल तो कर रहे थे बट उनके बाद जो बहुत सारे सक्सेसर जो आए बहुत कमजोर सक्सेसर थे और वो धीरे धीरे करके वो भी धीरे धीरे अलग होते चला गया. हम लोग देखेंगे कि जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में कैसे सतवाहना एक अलग जो उसका जो फिर उसी के जो रहते हैं इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, सतवाहना रूल बनाते हैं वहाँ पे. फिर अलग अलग रीजन में अलग अलग रूलर खड़े हो जाते हैं. जब हमारा जो मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहता है जो हमारा बृहद्रथ रहते हैं उनका सेनापति ही रहता है जो पुष्यमित्र शुंग जो रहता है. तो उसका सेनापति होता है. तो सेनापति ही पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं मार देते हैं अपना जो लास्ट रूलर जो रहता है बृहद्रथ, उनको मार करके और अपना नया डायनेस्टी बनाते हैं, उसको बोलते हैं शुंगा डायनेस्टी. तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है फिर हमारा पोस्ट मौर्य. वो सब लिखे नहीं है कि कुणाल रूल कर रहे थे वेस्ट में, ईस्ट में दशरथ रूल कर रहे थे. दशरथ के बाद उनके जो लास्ट सक्सेसर थे बृहद्रथ थे उनको मार करके पुष्यमित्र शुंग जो उनका जो कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र शुंग उन्हीं को मार करके अपने बृहद्रथ को मार करके अपना नया डायनेस्टी बनाता है शुंगा डायनेस्टी. यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो लिखे नहीं है, स्टोरी में सुन लीजिएगा. शुंगा डायनेस्टी होता है तो 185 में मार देता है बृहद्रथ को और उसके बाद ये अपना एक अपना नया डायनेस्टी बनाता है शुंगा डायनेस्टी. और एक कैपिटल बनाता है कहाँ पे, विदिशा में कैपिटल बनाता है उसको. ये इस्टेब्लिश कौन करते हैं, पुष्यमित्र शुंग, जैसा भी बता चुके हैं. और ये क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं. एक ऐसा माना जाता है कि एक कट्टर ब्राह्मण होते हैं जो कि जब बुद्धिस्ट लिटरेचर आप देखिएगा ना तो बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर में ऐसा लिखा हुआ है ना कि बहुत सारे स्तूपा को तोड़ देता है, बहुत सारे मतलब कि मॉन्क्स वगैरह को मार के भगा देता है. एक कट्टर विरोधी होता है जो कि बुद्धिज्म का कट्टर विरोधी होता है, ऐसा लिखा गया है. बट कहीं ऐसा प्रूफ में नहीं मिलता है क्योंकि प्रूफ में ऐसा नहीं मिलता. प्रूफ में तो ये मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग हाँ एक ऐसा प्रूफ मिलता है कि एक कट्टर ब्राह्मण था, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू था. क्योंकि देखा जाए कि ये जो पतंजलि जो ऋषि पतंजलि जो थे इनके 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे. ये जो पुष्यमित्र शुंग थे 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे. उसके पुजारी थे, उसके पृष्ठ थे कौन, पतंजलि. ऐसा लगता है कि अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे तो यहाँ कट्टर हिंदू थे, ऐसा लगता है.
और हिंदू थे भी, ये ब्राह्मण्स थे तो हिंदू थे भी, बट ऐसा नहीं कहीं प्रूफ मिला है कि मतलब ये बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूट किया है, ऐसा नहीं मिला। क्योंकि बाद में जब देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पे कि बिल्ट गेटवे रेलिंग ऑफ सांची एंड भारहूत जो स्तूपा जो है, जो सांची और भारहूत स्तूपा को कौन बनाया है, जो सांची और भारहूत स्तूपा दो एमपी में जो है उसको बनाया कौन है, अशोका बनाया है। लेकिन उसका जो चारों तरफ जो गेटवे होता है, जो प्रदक्षिणा करने के लिए जो गेटवे होता है और जो मेन गेट होता है स्तूपा का, वो स्तूपा का बनाया गया पुष्यमित्सुंग के द्वारा ही बनाया गया। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा कट्टर थे, लेकिन ऐसा लिखा गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। तो ये सब हो गया सुंगा डायनेस्टी के बाद। उसको सुंगा के बाद 73 बीसी में सुंगा खत्म हो जाता है, उसके बाद कनवा शुरू होता है, कनवा डायनेस्टी शुरू होता है। तो क्या होता है ना एक्चुअली कि कनवा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही पूछेगा कि इसके बाद कनवा स्टार्ट होता है और ये पोस्ट मौर्य में रूल करते रहता है, या ये अपना कैपिटल को पाटलिपुत्रा बना लेता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। और होता कैसे है ना कि सुंगा डायनेस्टी का जो लास्ट जो रूलर होता है देवभूति को मार करके, जो इसका जो वसुदेव होते हैं ना, जो देवभूति को मार करके नया डायनेस्टी बनाते हैं, कनवा डायनेस्टी। जैसे कि जो पुष्यमित्सुंग थे जो अपने लास्ट रूलर को मारते थे बृहद्रथ को, उसी प्रकार से देवभूति जो होते हैं उनको मार देते हैं। इनका जो कमांडर इन चीफ होता है वसुदेव होता है, वो उसी सेम पैटर्न पे मार करके कनवा डायनेस्टी बना लेता है। तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं, उसके बाद सतवाहना, जैसे बताए थे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में मौर्य के टूटने के बाद उस रीजन में एक नया डायनेस्टी बनता है, सतवाहना डायनेस्टी। 60 बीसी के आसपास में 225 एडी तक चलता है इनका रूलर। इसका कैपिटल कहाँ था, इनका कैपिटल प्रतिस्थाना था, जो पैथाना या प्रतिस्थाना बोलते हैं कभी कभी, महाराष्ट्र में आता है। बताया ना महाराष्ट्र कर्नाटक वाले रीजन में। इनका फाउंडर कौन थे, फाउंडर पूछ लेता है। ये सब फैक्ट है फ्रेंड्स, ये सब ऐसा नहीं है कि कुछ आप लोग का स्टोरी बता नहीं सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, हिस्ट्री है, फैक्ट बीपीएससी में पूछता है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, नो अल्टरनेटिव नहीं है हम लोग के पास में। तो देखते हैं फाउंडर कौन था, फाउंडर सिमुक था। लास्ट रूलर कौन थे, जो ये पुलमावी थर्ड थे, जो लास्ट रूलर थे। अच्छा, ग्रेटेस्ट रूलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्योंकि बहुत ही एक्सपैंड किए हैं अपना ये सतवाहना डायनेस्टी को। फिर हाला देखते हैं, हाला रूलर एक 17th रूलर जो रहते हैं सतवाहना का, हाला रहते हैं। वो क्या करते हैं ना कि ऑथर रहते हैं, गाथा सप्तशती का ऑथर रहते हैं। गाथा सप्तशती मतलब क्या हो, गाथा माने की कहानी, सप्ता माने 7, सती माने सती माने जो सती होती है, तो 7 सती की कहानी है। वो लिखे हैं, बुक लिखे हैं, कौन लिखे हैं, हाला, जो 17th रूलर रहते हैं इसी का, सतवाहना का। और इसको गाथा सप्तशती को सतसाई भी बोलते हैं। ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये जो थे ना हाला जो थे जो लिखे हैं गाथा सप्तशती या सतसाई लिखे हैं प्राकृत लैंग्वेज में, एक कंटेम्पोररी थे, वो एक राइटर हुआ करते थे उस समय में, उनका नाम था गुणाध्याय एक राइटर हुआ करते थे, उन्हीं के कंटेम्पोररी हुआ करते थे हाला। और ये बृहद कथा का ये राइटर हैं गुणाध्याय जो हैं, समझिए गुणाध्याय जो हैं, फैक्ट ही है, बस देख लीजिए। गुणाध्याय जो हैं राइटर हुआ करते थे, बृहद कथा लिखे थे प्राकृत लैंग्वेज में, उनके कंटेम्पोररी थे हाला, जो लिखे हैं गाथा सप्तशती या सप्तसाई प्राकृत लैंग्वेज में। अब देख रहे हैं प्राकृत लैंग्वेज में, मतलब कि हेलो फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा साइड म्यूजिक आप लोग आ रहा होगा, थोड़ा कहीं पूजा हो रहा है तो थोड़ा सा बियर कीजिए, आप उसका भी मजा लीजिए, पढ़ाई का भी मजा लीजिए, ठीक है ना। बस यही तो है कि मतलब जद्दोजहद है जिंदगी का, लड़ते रहना है, पीछे नहीं हटना। ऐसे नहीं छोटा इशू आ गया तो इस कारण से हम लोग मतलब कि डिमोरलाइज हो जाएंगे कि थोड़ा डिस्टर्बेंस है, नहीं। इसी के साथ में, इसी के बीच में रह, जिंदगी एक का स्ट्रगल है, छोटा प्रॉब्लम आपको आते रहेगा, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। आज कहीं तबीयत खराब है, कल बुखार लग गया, फिर सर्दी है, फिर किसी फैमिली में कुछ हो गया, परसों कुछ और है, किसी दिन फॉर्म भरना, किसी दिन कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ आएगा। अगर ये हर दिन बहाना बनाकर कुछ ना कुछ आएगा, हम लोग सोचेंगे कि कल पढ़ेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा। उसी के बीच में स्ट्रगल करना होगा। चलते हैं, आज पढ़ते हैं मोटिवेशन के साथ में। तो ये देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है ना कि प्राकृत लैंग्वेज बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा यूज में था। तो हाँ, यूज में था, इस कारण से देखेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी प्रकृति था, पिछले लेक्चर में बताया है आपको कि जो अशोका के बारे में बताते हैं, अशोका जो था प्राकृत लैंग्वेज को फॉलो करता था, लेकिन जो बुद्धिज्म जो थे वो पाली को, और जो जैनिज्म थे वो प्राकृत को। तो ये सब याद रखिएगा, इसका लैंग्वेज प्राकृत ही था। पाली सिर्फ फॉलो करते थे बुद्धिज्म, उसके बाद लगभग चीज प्रकृति है। ये भी प्रकृत है, अशोका भी प्रकृत है, जैनिज्म भी प्रकृत है, पाली में सिर्फ बुद्धिज्म का मेन लैंग्वेज था। उस बाद क्या है ये देखिएगा कि इसके बाद जो सतवाहना के बाद कौन सा बनता है, रूल करता है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी का रूलर आता है। इसके सतवाहना के टूटने के बाद इक्ष्वाकु रूल करता है। और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है कि कौन स्टार्ट किए हैं जो लैंड डोनेट करना। बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, या जो हमारा जो ब्राह्मण के जो सेंट होते हैं, संत जो लोग होते हैं, इन लोगों को लैंड फ्री में डोनेट करना कौन स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट हुआ है, मैंने हिस्ट्री में सतवाहना ही है जो कि डोनेट करना स्टार्ट करता है लैंड को।
और लैंड को ऐसे ही डोनेट नहीं करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ में डोनेट कर देता है कि लीजिए आप इसमें जो करना कीजिए, इसमें हम टैक्स नहीं लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। इस कारण से ही तो एक रीजन ये रहा कि सतवाना कमजोर होते चला गया। अगर आपका एरिया ही टूटते चला जाएगा, अब किसी किसी को दान में देते जाइएगा, उस पर आप कंट्रोल नहीं रखिएगा, तो धीरे टूटने का रीजन रहेगा ना। तो एक टूटने का रीजन भी था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता एग्जाम में। उसके बाद देखिए कि एक कॉइन इशू करते हैं, जो मेन कॉइन इनका रहता है लेड में रहता है, बाकी कॉपर और ब्रोंज और प्रोटीन वगैरह, अब जो प्रोटीन भी रहता है, तो अलग अलग चीज में कॉइन जारी करते हैं, मेन लीड में रहता है इनका। इसके बाद देखेंगे ना, जैसे कि 1 2 3 देख लिए सतवाना। अब यहाँ पे देखिए छेदी डायनेस्टी है, छेदी डायनेस्टी या छेदी डायनेस्टी। हाँ, एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। तो छेदी कहाँ था? कलिंगा में था। अशोका जो कलिंगा का रूल करता है, तो कलिंगा के बाद जो अशोका के बाद जो छेदी डायनेस्टी बनता है कलिंगा में। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उड़ीसा में, जहां से मिलता है। कौन सा रूलर रहते हैं वहां पे? खरवेला रूलर रहते हैं, खरवेला रूलर रहते हैं, उनका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है। ये जो छेदी डायनेस्टी जो रूलर रहते हैं, किसको फॉलो करते हैं? जैनिज्म को फॉलो करते हैं। और जैन के लिए केव्स बनाते हैं, कहाँ पे? उदयगिरी हिल्स में केव बनाते हैं। फिर ये हो गया हम लोग का मेन 4 हम लोग का नेटिव रूलर्स, माने मौर्य का टूटने के बाद 4 वो नेटिव रूलर्स जो अलग अलग रीजन में रूल कर रहा था, ये था। इसके बाद कुछ कुछ फॉरेन इन्वेजन भी तो हुआ था। तो जैसे इंडो ग्रीक है, सकास है, पार्थियन है, कुषाण है, फॉरेन इन्वेजन तो हुआ था। तो फॉरेन इन्वेजन को देखते हैं। पहला फॉरेन इन्वेजन था हमारा इंडो ग्रीक्स का, जो 2nd सेंचुरी बीसी में हमारा अटैक करता है। ये क्या थे? ये इसको बोला जाता है बैक्टीरियन ग्रीक भी बोला जाता है। अच्छा देखिए, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम आप लोग को नहीं देते हैं, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे जो बहुत आउट ऑफ सिलेबस होगा, आउट ऑफ एग्जाम्स होता है, तो फायदा नहीं होता। थोड़ा सा बता, जैसे देखिए थोड़ा सा बताते हैं बैक्टीरियंस के बारे में। बैक्टीरियंस आप लोग को हम बताए थे कि अब हम आप लोग को बताए थे कि ग्रीक रूल कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट में ग्रीक रूल कर रहे थे, वहां पे बहुत ज्यादा सत्रप्स हुआ करता था। तो वो सब जो सत्रप्स था ना, अलेक्जेंडर के बाद सत्रप्स वगैरह बना, सत्रप्स के बाद हारने के बाद वहां पे ग्रीक का डोमिनेंस हो गया था। कहाँ पे? बैक्टीरिया वाला रीजन में। बैक्टीरिया रीजन है कहाँ पे? ये देखिएगा ना, अफगानिस्तान के जो नॉर्थ वाला जो रीजन है ना, जो अफगानिस्तान का नॉर्थ वाला रीजन है, जो हमारा हिंदू कुश का नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, वहां से एक नदी बहती है। उस नदी के साउथ में ऑक्सस नदी बहती है, उस नदी के साउथ में, ऑक्सस नदी के साउथ में। और जो हमारा जो हिंदू कुश का जो माउंटेन है ना, उसका नॉर्थ वेस्ट में एक रीजन है, वहां पे बैक्टीरिया। तो वहां से सत्रप का जब राज चलता था, तो वो खत्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वहां पे ग्रीक्स वगैरह शिफ्ट हो गए, तो उसका रूलर चल रहा था, इंडो ग्रीक का रूलर चल रहा था। तो वो जब ग्रीक इंडिया में शिफ्ट हुए ना, तब उसी को बोलते हैं कि इंडो ग्रीक है वो, यहाँ से उसका नाम आता है इंडो ग्रीक वगैरह। ये फर्स्ट फॉरेन रूलर थे मौर्य के बाद में, जो अटैक किए हैं इंडिया पे। उस मोस्ट फेमस रूलर कौन थे? मेनांदेर थे, या इसको मिलिंद बोला जाता है, जो मोस्ट फेमस रूलर थे। और इन्हीं के बारे में बोला जाता है कि मोस्ट फेमस इसलिए थे क्योंकि बहुत सा काम करवाए हैं। ये मेनांदेर के बारे में कहा जाता है ना कि ऐसा आदमी थे ना, जिसके बारे में इनके दिमाग में ना बहुत तरह का क्वेश्चन चलते रहता था। ये सोचते थे कि अच्छा ये हमारा जो है ना, जो मतलब कि ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, हम जिंदा क्यों हैं, हम सांस ले रहे हैं तो कहाँ से सांस आ रहा है, प्रकृति कैसे बनी है, तरह तरह के क्वेश्चन इनके दिमाग में आता रहता था। तो क्या करते थे ना ये मेनांदेर, तरह तरह के साधु संत, बहुत सारे विचारक को बुलाएं अपने कोर्ट में कि आओ हमको समझाओ कि हम आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सांस ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, कौन जिंदा रख रहा, पहला आदमी कैसे आया, क्या हुआ नहीं हुआ, तरह तरह के क्वेश्चन दिमाग में था, कोई सोल्व नहीं कर पाया। फिर घूमते इनके कोर्ट में एक आते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क आते हैं, जिनका नाम रहता है नागसेना या नागार्जुन। तो ये क्या करते हैं ना, इनके सारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, ये फुली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, नागसेना के इन्फ्लुएंस में ही आकर के। तो यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये फेमस इसलिए भी हुए हैं ना, क्योंकि एक सुदर्शन लेक होता है जो मौर्य के टाइम पे बनाया गया हुआ होता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था उसको, सुदर्शन लेक को। ये जो हमारा जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, जो महाराष्ट्र वाला जो हमारा विदर्भ वाला रीजन है, महाराष्ट्र वाला रीजन है, सौराष्ट्र वाला रीजन है, सौराष्ट्र वाला जो रीजन है महाराष्ट्र में, तो वहां पे मतलब पानी के प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मौर्य डायनेस्टी में बनाया गया था एक सुदर्शन लेक बनाया गया था। तो सुदर्शन लेक को डैमेज हो गया था, तो बाद में रिपेयर भी करवाया था मेनांदर, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अभी आप देखते हैं नेक्स्ट रूलर, इसमें देखते हैं इंडो ग्रीक में। इंडो ग्रीक्स हम लोग देख रहे थे फ्रेंड्स। तो इंडो ग्रीक्स में कुछ पॉइंट और है, जैसे कि इंडो ग्रीक्स में एक्चुअली ना, ये इंडो ग्रीक्स ही है जो कि इशूड लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स, और फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू कॉइन्स एट्रिब्यूटेड टू किंग्स। ऐसा माना जाता है कि अशोका के टाइम पे या मौर्य के टाइम पे जो भी कॉइन्स वगैरह जारी किया गया था, जैसे कि हम लोग बताए हैं, मौर्य में हम बताए हैं आपको कि मौर्य के टाइम पे पंचमार्क कॉइन्स हुआ करता था। पंचमार्क कॉइन्स क्या हुआ करता था कि वो जब उस सिल्वर का बेसिकली हुआ करता था। बट डिफरेंस क्या है मौर्य के टाइम पे या पोस्ट मौर्य के टाइम पे, मतलब जो इंडो ग्रीक्स जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉइन्स जारी करना, तो डिफरेंस क्या होता है? जब मौर्य के टाइम पे जो कॉइन्स होता है ना, उस पर किसी रूलर का फोटो नहीं होता है। तो हम अभी भी देख करके हमारे पास जो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कॉइन्स वगैरह को, तो देख के पता नहीं चल पा रहा। इतना मालूम चल रहा है कि लिखा हुआ कुछ है, उससे मालूम चल रहा है कि ये मौर्य का टाइम का है, बट ऐसा मालूम नहीं चल रहा है कि ये किस रूलर का है। हम नहीं कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का है, कि अशोका का है, कि बिंदुसार का है।
फर्स्ट टाइम यहाँ से इंडो ग्रीक्स ऐसा ऐसा कॉइन जारी करने लगे जिसमें किंग्स का फोटो हुआ करता था। तो हम लोग के यहाँ से क्या इंडो ग्रीक्स में एक्चुअली 30-35 रूलर है ना जो इंडो ग्रीक्स का रूल किए हैं इंडिया में। तो 30-35 इंडो ग्रीक मतलब कि यहाँ 30-35 रूलर हैं। तो सारे के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? कॉइन्स से ही मिलता है। सारे का कॉइन्स पे अलग अलग रूलर का अपना अपना फोटो उसमें लगा हुआ है, मतलब उसमें मतलब नक्काशी किया हुआ है। तो फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू कॉइन्स अट्रिब्यूटेड टू द किंग्स का अट्रिब्यूटेड पहली बार था। लार्ज नंबर तो कॉइन जारी किए इंडो ग्रीक ही। ये फर्स्ट ही रूलर थे जो कि गोल्ड कॉइन जारी करते हैं। तो ये भी देख लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता है कि कौन सा रूलर है फर्स्ट ऑफ ऑल जारी किया है गोल्ड कॉइन्स इंडिया में। और ये क्या है ना कि हेलेनिक आर्ट जो है ना, जो हेलेनिक या ग्रीक आर्ट है उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण से हमारा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ना फेमस होता है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में जो फेमस होता है, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन है, वहाँ पर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फेमस है। तो फेमस क्यों होता है? ये फेमस होने का मतलब कि इस पे किसका इन्फ्लुएंस है? तो ग्रीक जो इंडिया में रूल करते हैं ना, तो उसका हेलेनिक आर्ट होता है ग्रीक का, तो उसका इन्फ्लुएंस होता है गंधारा आर्ट पे। ठीक है ना, ये हो गया, ये हम देख चुके हैं इंडो ग्रीक। अच्छा, जब गंधारा आर्ट बता रहे हैं तो बताते हैं कि जो स्कल्पचर बनता है, जो मूर्ति बनता है, जैसे कि जो बुद्धा का जो मूर्ति बना है या किसी और का मूर्ति जो बनाया गया है, तो तीन तरह का आर्ट में बनाया गया है। पूछा जो कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, जैसे यहाँ देखिए कुछ अमरावती, तीन तरह का स्कूल ऑफ आर्ट है, जैसे कि अमरावती आर्ट है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। अलग अलग रीजन में, जैसे मथुरा वाला रीजन में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फेमस हुआ, नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फेमस हुआ, हैदराबाद या अमरावती साउथ में चले जाएंगे तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फेमस हुआ। तीनों में स्कल्पचर बनाने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि जब अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है ना, उसको सतवाहना फेमस किया, सतवाहना के टाइम पे फेमस हुआ। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट हम देख लेंगे तो साकस और कुषाण के समय में फेमस हुआ। जैसे इंडो ग्रीक जो है ना, इंडो ग्रीक के समय में तो गंधारा स्कूल पे इन्फ्लुएंस आना चालू हुआ, लेकिन इंडो ग्रीक के बाद जब साकास आए और उसके बाद जब पार्थियंस और कुषाण जब आए तो साका और कुषाण के समय में ना मोस्ट फेमस हो गया गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी साका और कुषाण के समय में मोस्ट फेमस हुआ। तो कभी पूछ लेता है ये सब, तो ये अलग से बॉक्स बना के आपको डाल दिए हैं। साकास देखते हैं, साकास में क्या हो गया, इंडो ग्रीक जब रूल किए तो इंडो ग्रीक को हटा करके साकास आया। ये भी फॉरनर ही थे जो नॉर्थ वेस्ट से ही अटैक किए हैं। इनको अस्कैथियंस भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली इंडो ग्रीक को रिप्लेस करके इंडिया में रूल करते हैं साकास। 4 फॉरेन रूलर होता है, ठीक है ना, 4 फॉरेन रूलर होता है, आप लोग याद कर लीजिए। उसमें इंडो ग्रीक है, साकास है, पार्थियन है, कुषाण है। इंडो ग्रीक, साकास, पार्थियन, कुषाण, दम सीरीज में दम। इंडो ग्रीक को हटा के साकास आया, साकास को हटा के पार्थियंस आया, पार्थियंस को हटा के कुषाण आया है। बस ये 4 ही रूलर है जो कि पोस्ट मौर्य के टाइम पे फॉरेन इन्वेजन के थ्रू आता है। साकास को देखते हैं, ये है मोस्ट फेमस रूल। साकास में कौन होता है? रुद्रदमन होता है। जिस तरह से इंडो ग्रीक का मेनांदेर होता है जो हमारा सुदर्शन लेक को रिपेयर करता है, सौराष्ट्र वाले रीजन में पानी वानी जो देने के लिए, जो मौर्य के टाइम पे बनाया गया था, ये भी रुद्रदमन भी मोस्ट फेमस क्यों होता है? 3 कारण से मोस्ट फेमस होता है। पहला तो है कि सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाता है, जिस कारण से किसान को पानी मिलने लगता है, बहुत फेमस हो जाता है लोगों के बीच में। और ये संस्कृत को पैट्रोनाइज करता है। इंडिया में संस्कृत जो हमारा लैंग्वेज था उसको पैट्रोनाइज करता है, उस लोगों को सीखने में हेल्प करता है, फंडिंग करता है, मिलिट्री कंकिस्ट करता है। सतवाहना के अगेंस्ट में, सतवाहना एक अपने आप में बहुत बड़ा पावर था और उसके अगेंस्ट मिलिट्री कंकिस्ट करता है, मिलिट्री मतलब कंकिस्ट करता है। तो इस कारण से रुद्रदमन फेमस हो जाता है जो साकास कराता है। बस इतना ही फेमस इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर ये देख लीजिए कि 58 BC के आसपास में क्या होता है ना कि उज्जैन के एक राजा रहते हैं जिसका नाम रहता है विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा रहते हैं, वो क्या करते हैं ना कि साकास को बहुत बार इन्वेड करते हैं, उनको साकास को बहुत बार हराते हैं, लड़ाई में डिफीट करते हैं। और जिस कारण से ही विक्रमादित्य के नाम पे ही विक्रम संवत चालू हो जाता है। कब से? 58 BC से स्टार्ट हो जाता है। पूछता है एग्जाम में, विक्रम संवत कब से चालू हुआ था? 58 BC से। आगे देखेंगे पार्थियंस हो गया। पार्थियंस क्या होता है ना, जिस तरह से इंडो ग्रीक को हटा के साकास आया, साकास को हटा के पार्थियंस आया है। पार्थियंस को हम लोग पहलवास भी बोलते हैं, इसको पहलवास भी बोलते हैं। ये बेसिकली ईरान के आसपास से आए हैं, इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से ही ये भी आए हैं। मोस्ट फेमस रूलर कौन सा रहता है? गोंडाफरेनेस रहता है मोस्ट फेमस रूलर। बस इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सीक्वेंस याद रखिएगा, मोस्ट फेमस याद रखिएगा, कब आया, किसके बाद आया है, बस याद रखिएगा। कुषाण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कुषाण में देखिएगा कि वन ऑफ द फिफ्थ ये चुई क्लान्स ऑफ द सेंट्रल एशिया। एक्चुअली क्या होता है ना, स्टोरी कुछ और ही है, ज्यादा बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, बस शॉर्ट में समझ लीजिए इतना कि जो ये चुई क्लान्स जो होता है ना सेंट्रल एशिया में, उसमें रूल करता रहता था। ये जो ये चुई क्लान्स जो होता है ना, उसमें से ये बहुत सा क्लान्स, बहुत सा ट्राइब होता है। तो उस ट्राइब में जो क्लान्स मतलब कि बहुत बड़ा एक रीजन में क्लान्स होता है, वहां पे बहुत सा छोटा छोटा ट्राइब होता है। तो जो कुषाण जो ट्राइब होता है ना, ये चुई क्लान्स का एक ट्राइब होता है। ये तो जो कुषाण होता है ना सेंट्रल एशिया में होता है। तो ये करना क्या चाहता है ना, चाहता है कि चाइना में अटैक करे। बस उस समय क्या होता है ना कि चाइना में उस समय वॉल, चाइना का वॉल जो अभी जितना वॉल है ना, चाइना का ग्रेट वॉल नहीं होता रहता। चाइना का वॉल होता है फ्रेगमेंटेड वॉल होता है। तो सोचता है कि चाइना का अटैक करे। बस क्या होता है ना कि चाइना में एक रूलर आते हैं, नाम उनका भी अब जो एग्जैक्टली याद नहीं है, वो रूलर आते हैं, वो क्या करते हैं, चाइना के वॉल को कंप्लीट कर देते हैं। कुछ सी समथिंग करके नाम है उनका, एग्जैक्टली याद नहीं है।
तो वो बना लेते हैं, चाइना का वॉल कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना कि चाइना का वॉल बनाने के बाद क्या होता है ना कि इनका प्लान जो रहता है ना कुषाण का कि उधर हम चाइना पर अटैक करेंगे, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इधर तो तिब्बत रहता है, आगे चाइना में चाइना वॉल बन चुका था, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कुषाण के पास में। तो ये बेस्ट की तरफ भी फैलना चालू करते हैं। तो बेस्ट की तरफ फैलना चालू करते हैं तो बेस्ट में देखते हैं कि बहुत सारा रूलर तो पहले से रहता है, इंडो ग्रीक रहता है, उसको हटा के सकास, सकास को हटा के पार्थियंस, तो ये पार्थियंस को हटा करके ये फाइनली करते करते सबको हराते हुए इंडिया में पहुंचते हैं। ये क्या करते हैं, पार्थियंस को हटा देते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, हो गया। इसमें फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी, जो कुषाण जो रूलर आते हैं इंडिया में, तो बहुत सा कुषाण रूलर इंडिया में रूल किया है। तो जो फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी होता है ना, उसके जो फाउंडर होते हैं वो कडाफिस-बान होते हैं। कडाफिस-बान को कुजुल कडाफी भी बोला जाता है। इसी का सेकंड रूलर में इसके बाद जो रूल करते हैं वो आते हैं कडाफी 2 बोलते हैं, या इसी को बीमा कडाफी बोलते हैं। कुजुल कडाफी या कडाफी 1 या कुजुल कडाफी फर्स्ट रूलर। सेकंड रूलर कौन, कडाफी 2 या बीमा कडाफी। तो बीमा कडाफी होते हैं ना, ये मतलब क्या होता है ना कि गोल्ड कॉइन जारी करते हैं। पूछा कि कुषाण में से कौन पहली बार गोल्ड कॉइन जारी किया, तो बीमा कडाफी। ये कोई भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, अफगानिस्तान से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, उसका नाम रहता है रवातक इंस्क्रिप्शन। उस इंस्क्रिप्शन में ऐसा मेंशन किया जाता है कि जो कनिष्क जो होते हैं, जिसके बारे में मोस्ट जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कनिष्क के बारे में, ये बीमा कडाफी का बेटा होता है, कुजुल कडाफी का नहीं, बीमा कडाफी का। ये मिलता है रवातक इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जो अफगानिस्तान में अभी है। वो उसके बाद देखा जाता है कि कनिष्क जब बनता है, अपना जो रूलर बनता है, यहाँ इंडिया को रूल करता है, तो उसका कैपिटल कहाँ होता है, पेशावर होता है, जो पुरुषपुर बोलते हैं, और इसका कैपिटल मथुरा में भी बनाता है बाद में। फिर इसका मोस्ट फेमस रूलर कौन ये रहता है, जो कनिष्क रहता है, क्या रहता है, मोस्ट फेमस रूलर रहता है, जो रूल कब से कब तक करता है, 78 एडी से 101 एडी तक रूल करता है। और 78 एडी में ही ये शक सम्राट चालू करता है, इसको शक ईरा भी बोलते हैं, जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, एक्सेप्ट किया हुआ। हम लोग किस ईरा को फॉलो करते हैं, हम लोग शक ईरा को ही फॉलो करते हैं, जो 78 एडी से स्टार्ट होता है। याद कर लीजिएगा, 58 BC, तो ये हो गया विक्रम संवत। 78 एडी बीसी नहीं, 78 एडी शक सम्राट। ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ इन्हीं के टाइम पे तो होता है, याद कीजिए, जो कुंडलवन कश्मीर में होता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इसलिए कहा जाता है कि कनिष्का जो होते हैं बहुत बड़ा बुद्धिस्ट का फॉलोअर रहते हैं। किस कौन से बुद्धिस्ट को, हिनयान या महायान, क्योंकि ये स्टैचू वगैरह में बिलीव करते हैं, स्टैचू वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये स्टैचू वगैरह बनाने में जो हेल्प करता है उसको तो महायान बोलते हैं। हिनयान तो विश्वास ही नहीं करते, हिनयान तो बोलता है कि नहीं, बुद्धा कुछ है नहीं, वो एक टीचर थे जो सिखा के चले गए हैं, उनको मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानते हैं हिनयान वाले। तो ये महायान को फॉलो करते थे मूर्ति पूजा वगैरह में। तो ये हो गया कंट्रोल सिल्क रूट, जो चाइना से जो सिल्क रूट आता है, जो इंडिया से जो क्रॉस होते हुए जो जाता है, हमारा सेंट्रल एशिया से क्रॉस होते जाता है, ईरान तक जाता था, उधर आगे जो क्रॉस करता था रूट, उस रूट पे इनका बहुत ज्यादा कंट्रोल था। इस कारण से बहुत ज्यादा इनकम भी आता था, टैक्स वगैरह लगाए, या फिर वहां से जो पास करेंगे जो बिजनेस होगा वहां से अपना इनको टैक्स वगैरह आता था। तो बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम था कनिष्का का, सब याद रखना है पॉइंट। इनके कोर्ट में बहुत सारे इनके कोर्ट में जो स्कॉलर्स थे, उनका नाम देख लीजिए एक बार। पार्षद हो गए, वसुमित्र हो गए, आश्वघोष हो गए, ये सब नागार्जुन, ये सब क्या है, बुद्धिस्ट हैं, सब बुद्धिस्ट मॉन्क हैं सब। चरक बहुत बड़े जो अति थे, जो मेडिसिन के बहुत बड़े अति थे, मतलब कि स्कॉलर थे। उसको बाद फिर मथारा थे, तो इतना थे। अब चरक इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई पूछे जाए नहीं, चरक पूछेगा तो चरक याद कैसे रहेगा, चरक का लास्ट में का आता है, तका से कनिष्क, के से कनिष्क, याद रहेगा ऐसे चरक। अब कुछ क्या होता है ना, कुछ बुक्स पूछ लेता है, जैसे कुछ बुक्स पूछ लेता है कि बुलियन फ्लोइंग थ्रू रोम, कौन ऐसा बोला है ना, ये बुक तो नहीं है, बस स्टेटमेंट दिया है कि ये बोला है ना कि बुलियन मैंने क्या, वहां का जो कॉइन्स बुलियंस, तो बुलियंस वाज फ्लोइंग फ्रॉम रोम टू इंडिया, मैंने ऐसा प्लानी के द्वारा कहा गया है कि जिस समय ये सब चल रहा था, उस समय इंडिया बहुत अमीर होते जा रहा था, क्योंकि वहां से जितना भी बुलियंस है ना सेंट्रल एशिया से, सब इंडिया में आ रहा था। तो यही बोल रहे हैं कि बुलियंस वाज फ्लोइंग फ्रॉम रोम टू इंडिया। कौन बोले हैं, प्लानी। अब याद कैसे रहेगा, तो प्लानी मतलब क्या होता है, पलायन कर जाना, मतलब ऐसे याद रखना ना कि वहां से रोम से इंडिया की तरफ बुलियन प्लान कर रहा था। कौन बोले हैं, प्लानी बोले हैं कि प्लान कर रहा था। क्या प्लान कर रहा था, बुलियन प्लान कर रहा था, याद हो जाएगा ऐसे। उसके बाद एक बुक है पेरिप्लस ऑफ थिरियम ऑफ सी, इसमें मैप वगैरह बताया गया है कि इंडिया के पहुंचने का मैप कैसे है, सेंट्रल एशिया से इंडिया कैसे पहुंचा जा सकता है, रूट वगैरह के बारे में बताया गया है पेरिप्लस ऑफ थिरियम ऑफ सी में। तो इसका बुक का पता ही नहीं है कौन लिखा है, इसका राइटर पता ही नहीं है। अब बीपीएससी में एग्जाम में पूछ लिया, लास्ट ईयर पूछ लिया कि पेरिप्लस ऑफ थिरियम ऑफ सी का राइटर कौन है, और उसमें से जानते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी में डी ऑप्शन जो 5th ऑप्शन होता है, उसमें रहता है कि मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो इसका तो नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि राइटर ही नहीं पता है। तो ये एक्चुअली बीपीएससी गेम कर दिया था, उसमें मैं पूछ लिया था पेरिप्लस ऑफ थिरियम ऑफ सी का लेखक कौन है, तो अननोन है। अच्छा, आप लोग को 3 राइटर और बताते हैं इसके अलावा, जो याद रखिएगा। एक तो याद कर लीजिए आप लोग, 3 राइटर और याद कर लीजिएगा। एक याद कर लीजिएगा, एक ज्योग्राफी कौन लिखे हैं, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी लिख लीजिएगा कि ज्योग्राफी के लिखे हैं टोलेमी, PTOLEMY, टोलेमी। और 2 बुक और लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक ज्योग्राफी का है,
ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का लिखे हैं कौन, ज्योग्राफी का लिखे हैं स्ट्राबो। पूछ सकता है कभी कभी। ये हो गया, 2 बुक हो गया। एक बुक और है, एक नेचुरल हिस्ट्री। अच्छा, नेचुरल हिस्ट्री क्या है? अभी नेचुरल हिस्ट्री दिखता है क्या? लगता है कि हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, ऐसा नहीं लगता है कि नेचुरल हिस्ट्री कोई लिख ही नहीं रहा है। जो हिस्ट्री लिखता है सब किसी न किसी से इन्फ्लुएंस रहता है। मतलब कि कोई, या तो कोई अगर किसी पार्टी का मेंबर है, किसी कंट्री का कोई आदमी है, तो अपने कंट्री की तरफ झुका के हिस्ट्री लिखेगा, या किसी के तरफ झुका के। नेचुरल हिस्ट्री नहीं मिलता है, नेचुरल हिस्ट्री प्लान कर चुका है, इसलिए याद हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री के प्लान ही लिखे हैं, तो इस तरह से याद। तो ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का पोस्ट मौर्य आप लोग का ये खत्म हो चुका है। इसके बाद 1 या 2 लेक्चर और आएगा, एंशिएंट सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मॉडर्न चालू करेंगे अच्छे से फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।